आ जाओ। हाँ जी, बेटे आज हम एक टॉपिक पढ़ेंगे, देखो आपने कभी एक चीज नोट की होगी, जैसे मान लो एक सड़क जा रही है सीधी, ठीक है, एक सड़क जा रही है बिल्कुल सीधी और वो सड़क ऐसे मुड़ गई आगे, मतलब सड़क में एक कर्व टर्न आ गई एक, है ना। तो आप कभी नोट करना, जो उस सड़क का कर्व्ड वाला हिस्सा होगा ना, वो कभी ऐसे सीधा नहीं होगा, वो हमेशा टेढ़ा होगा ऐसे हल्का सा। मतलब जो कर्व्ड पाथ होगा, जो कर्व्ड ट्रैक होगा, क्या करते हैं, उसका जो आउटर एज होता है, ये उसका आउटर एज है। अगर यूं सड़क है तो ये आउटर एज है, अगर यूं सड़क है तो ये आउटर एज है। मान लो सड़क यूं है ऐसे, तो ये आउटर एज है। तो जो आउटर एज होगा ना, उसको इनर एज के कंपैरिजन में हल्का सा क्या कर देते हैं, ऊपर उठा देते हैं। इस फिनोमिना को बोलते हैं बैंकिंग ऑफ रोड, ठीक है। प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं आपको। ये सामने बरनाला रोड है, आप बरनाला रोड से सीधा जाओ बस स्टैंड की तरफ, तो आगे जाके वो रोड ऐसे घूमता है ना, घूमता है ना बेटा। तो वो जो रोड ऐसे घूमता है वो शार्प है, बिल्कुल टर्न ऐसे है वो। और इसके सामने इधर बैंक है, कभी देखा होगा आपने, आई थिंक यूनियन बैंक है शायद, बैंक है ना। आप कभी नोट कर लेना, जब बारिश आती है ना, तो सारा का सारा जो पानी होता है ना बेटा, उस सड़क पे जो पानी खड़ा होता है ना बेटा, वो यूनियन बैंक की तरफ ज्यादा होता है और सड़क के इधर कम होता है। इसका मतलब क्या है कि वो जो रोड है ना, वो फ्लैट नहीं है, वो ऐसे टेढ़ी है। इधर यूनियन बैंक है तो इधर सारा पानी इकट्ठा होता है, यहाँ पे रोड सारी दिख रही होती है अपने को। मेरी बात समझ आ गई मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आप कभी हिल स्टेशन पे गए होगे, सब लोग गए होंगे कभी ना कभी। हिल स्टेशन पे सड़कें कैसे मुड़ती हैं, ऐसे, है ना। वहां तो बिल्कुल शार्प टर्न होते हैं, ऐसे ब्लाइंड टर्न होते हैं वहां पे। तो हिल स्टेशन पे जो सड़कें हैं बेटा, वो यूं मुड़ जाती हैं ऐसे। तो वहां आपको ये चीज बिल्कुल क्लियर दिखाई देगी कि जो टर्न होती है ना ऐसे, वो ऐसे होती है टेढ़ी बेटा, बिल्कुल पूरा आउटर एज को क्या कर रखा होता है, इनर एज के मुकाबले में पूरा ऊपर उठा रखा होता है ऐसे। और आप कभी भी चेक करना, जितनी शार्प टर्न होएगी ना, उतना ज्यादा उठाते हैं। जितना फ्लैट टर्न होएगा, मतलब कम शार्प होएगा, उतना कम उठाते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं? सबसे पहली बात तो ये क्वेश्चन है कि आउटर एज को इनर एज के कंपैरिजन में ऐसे ऊपर क्यों उठाते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है। बात समझ आ गई? अब इस क्वेश्चन का हमें आंसर ढूंढना है।
तो आंसर कैसे मिलेगा? हम एक काम करते हैं, हम पहले कार को ऐसे सर्कुलर ट्रैक पे चला के देखते हैं जो सर्कुलर ट्रैक को ऐसे ऊपर नहीं उठाया गया। तो हम देखते हैं ना कि हमें कार चलाने में क्या दिक्कत आती है। हमें जो दिक्कत आएगी, फिर उस दिक्कत को खत्म करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उस दिक्कत को खत्म करने के लिए क्या वो रोड उठाना जरूरी है या नहीं है, फिर वो सारी बातों का जवाब हमें मिल जाएगा। लेकिन हम उस क्वेश्चन का आंसर लेने के लिए कि रोड को ऐसे क्यों उठाया गया, उसका आंसर लेने के लिए पहले हम अपनी कार को लेवल रोड पे चला के देखते हैं। एक बार हम देखते हैं, पता तो लगाएं कि प्रॉब्लम क्या आती है मेरी कार को। ठीक है बेटा, तो पहले हम टॉपिक क्या पढ़ेंगे, मोशन ऑफ ए कार ऑन ए लेवल कर्व्ड रोड। समझ में आई बात? रोड कैसा है तो कर्व्ड ही बेटा। रोड कैसा है तो कर्व्ड ही। और इस कर्व्ड रोड में ये कौन सा एज है, ये आउटर एज है। और बेटा ये कौन सा एज है, ये इनर एज है। और मैंने यहां पर इनर और आउटर एज दोनों को किस में रखा हुआ है, सेम लेवल में। मैंने जो आउटर एज है इसको इनर एज के मुकाबले में ऊपर नहीं उठाया हुआ। ठीक है, मैंने जो आउटर एज है उसको इनर एज के कंपैरिजन में ऊपर नहीं उठाया हुआ। ऐसे है लेवल रोड मेरे पास। और अब मैं इस पे कार चला के देखता हूं, मुझे देखता हूं मैं क्या दिक्कत होती है ना। तो चलो मैंने मान लिया ये मेरी कार है। सपोज ये मेरी कार है। ठीक है, ऐसे ये मेरी कार चल रही है कौन से रोड पे, लेवल रोड पे। इस कार का मास कितना होएगा, m। तो बेटा इस कार का वेट कितना हो जाएगा, mg। और बेटा नॉर्मल रिएक्शन कितना आएगा, r। सही बात है, इतनी बात क्लियर हो गई। अच्छा, आपने पीछे सर्कुलर मोशन चैप्टर पढ़ा था, हमने वहां पे पढ़ा था एक बॉडी को सर्कुलर पाथ पे चलाना है। तो सर्कुलर पाथ पे चलाने के लिए क्या चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या था, mv²/r। m बॉडी का मास था, v बॉडी की वेलोसिटी थी और r सर्कल की रेडियस थी। चलो बताओ, ये जो सर्कुलर ट्रैक है इसकी रेडियस कैसे निकालोगे, इसका सेंटर बताओ पहले कहां आएगा, इसका सेंटर बताओ। इसका सेंटर इस तरफ से आएगा और किधर आएगा, ये सेंटर आ गया इस सर्कुलर ट्रैक का। अच्छा, इसकी रेडियस कैसे निकालोगे, इसमें तो दो सर्कल है, एक इनर है एक आउटर है। तो इनर वाले की रेडियस ये हो जाएगी, आउटर वाले की हो जाएगी। तो मैं दोनों का एवरेज निकाल लेता हूँ, यहां से सेंटर से ले लेता हूं मैं। तो सेंटर से लेकर यहां तक ये बन जाएगी, यहां से लेकर यहां तक ये बन जाएगी इसकी रेडियस, है ना। अब इस कार को भी मुझे यूं चलाना है, तो सर्कुलर पाथ पे चलाना है कार को। अरे भले ही यहां सड़क सीधी हो, भले ही आगे भी सड़क सीधी हो जाए, लेकिन इतने इतने हिस्से में तो सर्कुलर ही है। तो इतने इतने हिस्से में सर्कुलर ट्रैक पे चलाने के लिए कार को मुझे क्या देनी पड़ेगी, सेंट्रीपिटल फोर्स तो देनी पड़ेगी। नहीं बात समझ में आई? अरे कार को बिना सेंट्रीपिटल फोर्स दिए क्या सर्कुलर पाथ पे चला दोगे क्या कार को, आप नहीं चला सकते। और सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन याद है बेटा क्या थी, सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन किसकी तरफ थी, सेंटर ऑफ द सर्कल के टूवर्ड्स थी और रेडियस के अलोंग थी। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या था, mv²/r।
सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन किसके अलाउंग थी, रेडियस के अलाउंग थी, किसकी तरफ थी, सेंटर की तरफ थी। तो इस कार को अगर मैं यहां से यहां सेफली सर्कुलर ट्रैक पे चलाना चाहता हूं, वो भी लेवल रोड पे, तो मुझे क्या चाहिए, मुझे सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। और सेंट्रीपिटल फोर्स किसके अलाउंग होनी चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स किसके अलाउंग होती है, सर्कल की सेंटर की तरफ और रेडियस की तरफ होती है। तो यहां पर मुझे बताओ सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देगा, यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए मुझे कार को सेफली चलाने के लिए। तो यहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देगा, यहां सेंट्रीपिटल फोर्स देगा फ्रिक्शन। सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देगा, यहां पर फ्रिक्शन देगा। अब आप कहोगे सर फ्रिक्शन कैसे देगा, कार चल रही है यूं, तो फ्रिक्शन तो आना चाहिए यूं, और आप कह रहे हो फ्रिक्शन इधर आएगा, क्योंकि इधर आना आएगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स देगा वो। तो मैं आपको एक बात समझाता हूं, आप थोड़ा बात को समझना। जब ये कार यूं जाएगी तो कार का जो स्टीयरिंग है वो कैसे घुमाओगे, ऐसे घुमाओगे। अरे कार को यूं लेके जाना है तो कार का स्टीयरिंग ऐसे घुमाओगे, तो कार का जो टायर है वो कैसे घूमेगा, वो कैसे रबिंग कैसे करेगा, कार का टायर ऐसे रबिंग करेगा। तो फ्रिक्शन कैसे आना चाहिए, ऐसे आना चाहिए। नहीं बात समझ आई, अरे कार का टायर रबिंग अगर ऐसे करेगा तो फ्रिक्शन कैसे आएगा, रबिंग के अपोज। अरे जो कोल्ड वेल्ड टूटेंगे वो कैसे टूटेंगे बेटा, वो इस तरफ टूटेंगे, तो उनको रिएक्शन किस तरफ मिलना चाहिए, ऐसे। इसका मतलब यहाँ पर फ्रिक्शन ऐसे नहीं आएगा बेटा, फ्रिक्शन ऐसे ही आएगा, और ये फ्रिक्शन ही सेंटर के टूवर्ड्स और रेडियस के लॉन्ग लगेगा, और ये फ्रिक्शन ही यहाँ पर कार को सर्कुलर पाथ में चलाने के लिए क्या प्रोवाइड करेगा, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। पहले तो ये बात बताओ, ये बात समझ आएगी नहीं, ये बात समझ आ गई बेटा मैंने क्या बोला। यहां पर कार को चलाने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए मेरे को, और वो सेंट्रीपिटल फोर्स यहां पर कार को चलाने के लिए कौन देगा, फ्रिक्शन देगा। ठीक है बेटा, मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि फ्रिक्शन पीछे की तरफ नहीं आ रहा, फ्रिक्शन इस रेडियस के अलोंग और सेंटर ऑफ द सर्कल के टूवर्ड्स ही आ रहा है, और जो फोर्स रेडियस के अलोंग और सेंटर ऑफ द सर्कल के टूवर्ड्स होती है वही सेंट्रीपिटल फोर्स बनती है। इसका मतलब यहाँ पर फ्रिक्शन ही कौन बनेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स बनेगा, और इस कार को क्या क्या चलाने की कोशिश करेगा, सेफली सर्कुलर ट्रैक पे चलाने की कोशिश करेगा। बात समझ आ गई। अब तुम मुझे बताओ, मान लो इस कार को सर्कुलर ट्रैक पे चलाने के लिए मुझे इधर जो फोर्स चाहिए वो चाहिए 20 न्यूटन, लेकिन मैंने फ्रिक्शन कैलकुलेट किया, फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या था, म्यू आर, आर कितना आएगा mg, और म्यू मुझे क्वेश्चन में गिवन था मान लो, तो मैंने म्यू mg लगा के फ्रिक्शन कैलकुलेट किया, फ्रिक्शन आया 15 न्यूटन। सेंट्रीपिटल फोर्स कितना चाहिए था, 20 न्यूटन, फ्रिक्शन कितना आया, 15 न्यूटन। तो क्या फ्रिक्शन सेंट्रीपिटल फोर्स देने में कैपेबल है, नहीं है। सेंट्रीपिटल फोर्स देने में कैपेबल कब होगा फ्रिक्शन, जब उसकी वैल्यू मिनिमम किसके इक्वल आए, सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल या उससे ज्यादा आए। यानी कि इस कार को सेफली इस सर्कुलर ट्रैक पे अगर आपको मूव करवाना है तो क्या कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, दैट द फ्रिक्शनल फोर्स मस्ट बी इक्वल और ग्रेटर देन द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये लाइन लिख दूं यहां पर, मैं यहां लिखता हूं, टू मूव कार safely on circular level road। सर्कुलर रोड तो है पर लेवल में है, लेवल का मतलब बेंडिंग नहीं कर रखी इसमें, लेवल में है, दोनों एंड, इनर एज और आउटर एज दोनों किसमें है, एक ही लेवल में है। तो अगर मुझे कार को सेफली चलाना है तो कंडीशन क्या है, that friction must be greater than or equal to necessary centripetal force। जो फ्रिक्शन है वो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स से ज्यादा या मिनिमम उसके इक्वल होना चाहिए बेटा। ठीक है, चलो फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला म्यू आर,
शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला mv² बाय स्मॉल आर। ये स्मॉल आर कौन है? सर्कुलर ट्रैक का रेडियस है, और ये कैपिटल आर कौन है? नॉर्मल रिएक्शन है। अरे बोलो सही बात है क्या बेटा? कैपिटल आर बताओ कौन है? वो तो mg है। तो क्या यहां पर पुट कर दूं? ये स्मॉल m ले लो, तो म्यू mg ग्रेटर देन इक्वल टू mv² बाय स्मॉल आर। m से m काट दो, आर जी ऊपर ले जाओ, आर ऊपर ले जाओ, तो v² लेस देन इक्वल टू क्या आ गया? म्यू आर जी। तो बेटा v लेस देन इक्वल टू क्या आ गया? म्यू आर जी अंडर रूट, यानी कि वेलोसिटी मैक्सिमम कितनी आ गई? म्यू आर जी आ गई। क्या ये जो रिजल्ट आया है वो हमारे लिए अच्छी बात है? क्या लेवल रोड से हमारा काम चल जाएगा? तुम्हें क्या लगता है? अगर मैंने इस वेलोसिटी से ज्यादा वेलोसिटी से कार चला दी तो ये कंडीशन खराब हो जाएगी मेरी, और ये कंडीशन खराब होने से क्या हो जाएगा पता है? फ्रिक्शन ही कम हो गया। अरे सर्कुलर ट्रैक पे चलाने के लिए जो फोर्स चाहिए थी उससे कम रह गया फ्रिक्शन, फ्रिक्शन ही कम रह गया, तो क्या ये जो टायर है, ये टायर सड़क पे पकड़ बना पाएंगे अपनी? इनकी तो पकड़ ही खत्म हो जाएगी, और पकड़ खत्म होते ही ये कार में क्या हो जाएगा? स्किडिंग, रोलिंग की बजाय स्किडिंग हो जाएगी इसमें। तो स्टार्ट नहीं बस समझ आए बेटा? तो कार क्या कर सकती है? ओवर टर्न करके उधर से जो गाड़ी आ रही होगी उसके बीच में ठुक सकती है। यानी कि अगर मैं लेवल रोड पे गाड़ी चलाता हूं तो मैं बाउंड हूं कि मुझे अपनी कार की वेलोसिटी इससे ज्यादा नहीं करनी। अब मैं तुमको बताऊं, तुम में से गाड़ी किसी को चलानी आती है? नहीं आती, कोई बात नहीं। आती है बेटा? थोड़ी देर आती है। चलो कभी जब तुम अच्छे ट्रेंड बन जाओगे ड्राइवर, मैं आपको बताता हूँ गाड़ी का क्या सिस्टम होता है। आप गाड़ी चला रहे हो, क्या आप बार बार स्पीड देखोगे? पहले आपने ये स्पीड कैलकुलेट कर ली 90 किलोमीटर प्रति घंटा, तो क्या बार बार देखोगे? 90 नहीं हुई ना अभी? हाँ ठीक है। अरे पता है क्या होता है? कई बार रोड खाली होता है, आपको पता ही चलेगा, आपकी स्पीड 110 पे चल जाएगी। कई बार रोड ऐसे मिलते हैं खाली, ऐसे खाली रोड पे ना 90 की स्पीड पे जब गाड़ी चलती है तो ऐसा लगता है गाड़ी चली नहीं रही, बड़ी स्लो चल रही है गाड़ी। अरे चला इसको फुल। नहीं बात समझ आई? आप कभी भी नोट करना इस बात को, जब रश वाला रोड होता है ना, वहां 80 की स्पीड पे गाड़ी चलेगी ना, आपको लगता है बहुत फास्ट चल रही है गाड़ी, और जब खाली रोड मिलेगा ना आपको, तो वहां पे 100 की स्पीड पे भी गाड़ी स्लो लगती है अपने को, क्योंकि कुछ है ही नहीं आसपास, अकेले ही हो, तो डर तो है ही नहीं किसी बात का। यानी कि आप स्पीड देखकर गाड़ी नहीं चला सकते, लेकिन ये तो कहता है स्पीड देखो, इसको देखो, इससे ज्यादा नहीं करनी, इससे ज्यादा करते ही ये खराब। फ्रिक्शन सेंट्रीपिटल फोर्स से क्या रह गया? कम। फ्रिक्शन सेंट्रीपिटल फोर्स से कम होते ही गाड़ी क्या कर जाएगी? ओवरटर्न। ये गाड़ी यूं आ रही थी ऐसे, इधर से कोई किसी और की गाड़ी आ रही थी, और आपकी गाड़ी में जो स्पीड थी वो इससे ज्यादा कर दिया आपने, जबकि आप मैक्सिमम इतने में चला सकते थे, आपने इससे ज्यादा में चला दिया, तो आपकी गाड़ी के जो टायर है उन्होंने पकड़ छोड़ दी, तो गाड़ी टर्न होगी आपकी, उधर से जो गाड़ी है में ठुक सकती है गाड़ी आपकी। बात समझ आई क्या? पहली प्रॉब्लम तो ये है कि हम अपनी कार की वेलोसिटी को इससे ज्यादा नहीं कर सकते, ये बाउंडेशन होगी हमारे ऊपर। दूसरी प्रॉब्लम हमारी ये है कि हम टोटली फ्रिक्शन पे डिपेंड है। हम ये उम्मीद लगा के चल रहे हैं कि फ्रिक्शन हमें क्या देगा? सेंट्रीपिटल फोर्स देगा। आप घर से निकले, धूप थी, आप 100 किलोमीटर गए, बारिश है, अब बारिश है तो सड़क गीली है, फ्रिक्शन तो कम हो गया। आप तो सोच रहे थे फ्रिक्शन हमें सेंटीमीटर फोर्स देगा, और वहां तो फ्रिक्शन कम हो गया बैठा है। नहीं बात समझे? तो फ्रिक्शन ने तो धोखा दे दिया आपको। मान लो आप सड़क पे गए, कोई एक्सीडेंट हुआ पड़ा था, उस गाड़ी में से पेट्रोल छिड़ गया, अरे कुछ भी हो सकता है ना? नहीं बात समझ आई? पेट्रोल खींचते ही सड़क पे चिकनाहट आ जाएगी, फ्रिक्शन कम हो जाएगा। फ्रिक्शन पे भरोसा नहीं कर सकते आप, फ्रिक्शन धोखेबाज है, फ्रिक्शन धोखा देगा आपको। फ्रिक्शन सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड नहीं करेगा, तो
फ्रिक्शन पे डिपेंड होके आप नहीं चल सकते। इसीलिए हम क्या करते हैं, हम फ्रिक्शन के साथ साथ अपना खुद का एक और इंतजाम करते हैं। और वो इंतजाम क्या करते हैं, हम इस आउटर वाले एज को क्या कर देते हैं, इनर वाले एज के हिसाब से ऊपर उठा देते हैं ऐसे। अब हमें ये समझना है कि जब हम इसको ऐसे ऊपर उठा देंगे तो ऊपर उठाने से ऐसा क्या हो जाएगा कि ये दोनों प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाएगी। वो तो फिर जब आप ऊपर उठाओगे, उसके ऊपर गाड़ी चलाओगे और फिर जब ये कंपोनेंट वगैरह बनेंगे तभी समझ आएगी बात, है ना। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है बताओ बेटा, बैंकिंग ऑफ रोड, है ना। और रोड को बैंक करने की जरूरत क्यों पड़ी, ताकि हम अपनी कार को जितना मर्जी हाई स्पीड पे चला पाए। नंबर 2, हमारी फ्रिक्शन पे डिपेंडेंसी क्या हो पाए, खत्म हो पाए या कम हो पाए, ये कारण था। ठीक है, चलो अगली हेडिंग बना लो बेटा, बैंकिंग ऑफ रोड। ये साफ कर रहा हूं मैं डायग्राम। देखो बेटा, बैंकिंग ऑफ रोड क्या होता है, फिनोमिना ऑफ रेजिंग outer edge of the curved road with respect to inner edge is called banking of road। इसके एडवांटेज क्या है, velocity of car can be increased infinitely, जितनी मर्जी बढ़ा लेना वेलोसिटी, कोई रेंज नहीं है, कितनी मर्जी बढ़ाओ कितनी मर्जी घटाओ, कोई चक्कर नहीं। दूसरा पॉइंट क्या है, डिपेंडेंसी ऑन फ्रिक्शन इज रिड्यूस्ड। ये फायदे हैं क्या करने के, रोड को बैंक्ड करने के। चलो कर दो फिर रोड को बैंक्ड। जो ये रोड है क्या कर दो, इसको बैंक्ड कर दो। ठीक है बेटा, ये साफ कर दूं फिर से, ऊपर से डायग्राम बनाऊंगा मैं सारा, ये साफ कर रहा हूं मैं, लिख लेना। लो बेटा, अब बताओ क्या होगा। ये है सर्कुलर कर्व्ड रोड, ये है लेवल रोड, ये है बैंक्ड रोड। कितने एंगल पे बैंकिंग कर दी मैंने, थीटा एंगल मैंने बैंकिंग कर दी। ये इनर एज है और ये बेटा आउटर एज है। ये इनर एज, ये आउटर एज, है ना। और अब कार कैसे है अपनी, अब जो अपनी कार है वो ऐसे है, देखो ध्यान से। अब कार टेढ़ी होगी, अरे सड़क ही टेढ़ी है तो कार तो ऐसे होनी थी।
अब बताओ क्या कंसेप्ट होगा, अभी भी कार का वेट तो अभी भी वर्टिकल डाउनवर्ड ही आएगा, लेकिन नॉर्मल रिएक्शन थोड़ी ना वर्टिकल अपवर्ड आएगा, वो तो ऐसे हो जाएगा। अब अरे नॉर्मल रिएक्शन जो यूं था पहले, अब कार ऐसे हो गई तो नॉर्मल रिएक्शन तो टेढ़े हो जाएगा, नहीं बात समझ आई। तो इस नॉर्मल रिएक्शन के क्या बनेंगे, एक कंपोनेंट ऐसे बन जाएगा और एक इसका ऐसे बन जाएगा, दिख रहा है। अच्छा ये वाला एंगल थीटा, तो ये वाला एंगल भी कितना बनेगा, थीटा। पता कैसे लगा, ये इसका परपेंडिकुलर ये है और इसका परपेंडिकुलर ये है, तो जो एंगल दो लाइनों में वही उनके परपेंडिकुलर में, तो इसका मतलब ये हो जाएगा r cos थीटा और बेटा ये हो जाएगा r sin थीटा। दिख रहा है क्या, सही बात है। अच्छा अब फ्रिक्शन बताओ कैसे आएगा, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन तो कैसे आना है, फ्रिक्शन तो ऐसे ही आना है, इस तरफ आना है फ्रिक्शन तो। अरे नहीं बात समझ आई, टायर ऐसे घसीटेंगे तो फ्रिक्शन ऐसे आ जाएगा। तो अब फ्रिक्शन, पहले फ्रिक्शन भी यूं था, अब वो ऐसे रोटेट हो गया तो ये फ्रिक्शन आएगा। अब फ्रिक्शन के भी कंपोनेंट बना दो, फ्रिक्शन का बेटा एक कंपोनेंट इधर बन जाएगा और एक इधर बन जाएगा, दिख रहा है आपको। और फ्रिक्शन का बताओ कंपोनेंट कैसे कैसे बनाओगे, अगर ये F है तो ये एंगल थीटा हो गया, तो ये कितना हो जाएगा बताओ, F cos थीटा, ये कितना हो जाएगा F sin थीटा। बेटा ये कंपोनेंट ढंग से बनाओ कल, क्योंकि डायग्राम अगर समझ में आएगा तभी स्टेप समझ में आएंगे, अगर डायग्राम समझ में नहीं आएगा तो स्टेप भी सही ढंग से समझ में नहीं आएंगे आपको। हो गया, ठीक है। अच्छा इस सर्कुलर ट्रैक का सेंटर कहां है, ये रहा सेंटर। अब मुझे बताओ सेंटर की तरफ कौन कौन से कंपोनेंट लग रहे हैं, r sin थीटा, f cos थीटा, दोनों जुड़ेंगे और दोनों जुड़ेंगे तो दोनों जुड़कर मुझे कौन सी फोर्स देंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स देंगे। समझ में आया कुछ, पिछली बार सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे रहा था, अकेला फ्रिक्शन, अब की बार फ्रिक्शन पूरा नहीं दे रहा, फ्रिक्शन का एक कंपोनेंट दे रहा है और दूसरा नॉर्मल रिएक्शन का भी एक कंपोनेंट यूज हो रहा है, क्या देने में, सेंट्रीपिटल फोर्स को देने में। तो लिखो यहाँ पे स्टेप लिखो बेटा, यहाँ लिखते हैं, चलो ये लिखते हैं, बताओ क्या स्टेप आएगा, r sin थीटा प्लस f cos थीटा, ये मुझे देंगे mv स्क्वायर बाय r। सही बात है क्या। अच्छा मुझे बताओ ये f कौन है, म्यू r, क्या f को म्यू r बोल सकता हूं। अगले स्टेप पे पुट करना, r sin थीटा प्लस म्यू r cos थीटा बराबर आएगा mv स्क्वायर बाय r। क्या r कॉमन निकाल सकता हूं, अंदर कितना आएगा, sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा बराबर कितना आ जाएगा, mv स्क्वायर अपॉन r। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल रहा हूं। सही बात है। अच्छा अब मुझे बताओ, एक अपवर्ड फोर्स दिख रही है आपको r cos थीटा, डाउनवर्ड फोर्स कौन कौन सी दिख रही है, f sin थीटा प्लस mg, और ये दोनों बराबर है क्या फोर्सेस, ऊपर नीचे वाली। अरे कार तो यूं जा रही है ना, कार तो यूं जा रही है, तो यूं जाने के लिए फोर्स यूं चाहिए, यूं थोड़ी ना फोर्स चाहिए कोई, तो यूं वाली फोर्स तो दोनों बराबर ही होगी, नेट फोर्स तो जो जाएगा ना बेटा अप और डाउनवर्ड के लिए। तो क्या बोलोगे आप कहोगे r cos थीटा कौन है, बराबर आएगा f sin थीटा प्लस mg। बोलो
अब ये f sin थीटा को उधर ले जाओ माइनस में और f को म्यू r को कर दो, तो ये बन जाएगा r cos थीटा माइनस म्यू r sin थीटा बराबर आएगा mg, r कॉमन निकाल लो, cos थीटा माइनस म्यू sin थीटा बराबर आएगा बेटा mg, और मैं कह रहा हूं इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दो। बोलो ये दोनों इक्वेशन बनानी आएगी नहीं आएगी? अब एक काम करो, इक्वेशन नंबर 1 को 2 से डिवाइड कर दो। इक्वेशन नंबर 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 2, ये 1 है, ये 2 है, ये ऊपर ले लो, ये नीचे ले लो, r से r काट दो, बताओ कितना आएगा बेटा? ऊपर आएगा sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा, नीचे कितना आएगा? cos थीटा माइनस म्यू sin थीटा, बताओ सामने कितना आएगा बेटा? mv स्क्वायर बाय r बाय mg, m से m कट जाएगा, v स्क्वायर बाय rg आएगा। बताओ यहां तक क्लियर है? वेरी सिंपल स्टेप्स, m से m काट दिया बेटा मैंने, v स्क्वायर बाय rg आ गया, और क्या? अरे बोलो भाई, इतना क्लियर है क्या? ठीक है, डन। अब क्या करूं? अब मैं काम करता हूं, ऊपर भी cos कॉमन निकालता हूं, नीचे भी cos कॉमन निकालता हूं। ऊपर cos कॉमन, cos थीटा कॉमन, बताओ अंदर कितना आएगा? यहाँ तो अकेला म्यू आएगा, यहाँ पे साइन बाय कोस बन जाएगा टेंजेंट, तो अंदर आएगा म्यू प्लस टेंजेंट थीटा। सही बात है क्या? कोस कॉमन निकालूंगा तो यहाँ पे तो अकेला म्यू बच गया, यहाँ पे कोस है ही नहीं, तो नीचे कोस आ जाएगा, साइन बाय कोस क्या बन जाएगा? टेंजेंट ही बन जाएगा बेटा। ऐसे ही नीचे भी कोस निकाल लो, नीचे भी कोस थीटा, अंदर बताओ बेटा कितना आएगा? यहाँ तो आएगा 1 माइनस म्यू टेंजेंट थीटा, सामने v स्क्वायर बाय r g, cos से cos काट दूं क्या? अब एक काम करो, ये r g ऊपर ले जाओ और वेलोसिटी का यहाँ पे कर दो रूट, तो वेलोसिटी का फाइनल फॉर्मूला बताओ क्या आएगा? r g इंटू म्यू प्लस टेंजेंट थीटा बाय 1 माइनस म्यू टेंजेंट थीटा का अंडर रूट। ये वो वेलोसिटी है जिससे कार चला सकते हो आप। ये वेलोसिटी जो पहले वाली पिछले टॉपिक में जो वेलोसिटी आई थी उससे ज्यादा है या बहुत ज्यादा है? जो पिछले टॉपिक में वेलोसिटी थी वो क्या थी बेटा? वो थी म्यू आर जी अंडर रूट, और यहां देखो क्या है? आर जी के साथ म्यू, और म्यू में कुछ जुड़ गया तो वैल्यू बढ़ गई, ऊपर से ये डिवाइड हो गया। डिवाइड भी कैसे नंबर से हुआ? 1 से लेस नंबर से डिवाइड हुआ। ये 1 माइनस समथिंग, ये 1 से लेस नंबर है, और 1 से लेस नंबर से डिवाइड करते हो ना किसी को तो वो और बड़ा हो जाता है। नहीं बात समझ में? अरे 10 को डिवाइड करना 0.5 से कितना आएगा? 20 आएगा, और बड़ा नहीं हो गया? 10 को डिवाइड करो 1 से लेस नंबर से तो 10 से बड़ा नंबर आएगा वो। इसको डिवाइड कर रहे हो 1 से लेस से, और बड़ा हो गया वो तो वेलोसिटी तो बहुत ज्यादा हो गई। इसका मतलब अगर बैंक्ड रोड है तो वेलोसिटी की कोई लिमिट नहीं है, कार कितना मर्जी दे चलाओ आप। पहली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई कि कार की वेलोसिटी मुझे देखनी नहीं पड़ेगी, और दूसरी प्रॉब्लम सॉल्व दिख ही रही है बेटा मुझे, क्योंकि मेरी फ्रिक्शन में डिपेंडेंसी है ही नहीं। फ्रिक्शन नहीं भी हुआ तो नॉर्मल रिएक्शन का कंपोनेंट तो है, अरे वो तो कहीं जाएगा ही नहीं, क्योंकि सड़क तो उठाई रखी है ना मैंने। ऐसे सड़क उठा रखी है, गाड़ी टेढ़ी है, नॉर्मल रिएक्शन के कंपोनेंट तो बनेंगे बनेंगे, चाहे बारिश है चाहे पेट्रोल गिरे, कंपोनेंट तो बनने ही बनने हैं। नॉर्मल रिएक्शन का कंपोनेंट तो कहीं जाएगा ही नहीं बात समझ आई क्या? दैट इज व्हाई वी रेज द आउटर एज विद रिस्पेक्ट टू इनर एज, एंड दिस इज कॉल्ड बैंकिंग ऑफ रोड।
समझ में आ गई बेटा बात? एरोप्लेन में बैठे हो कभी? एरोप्लेन में बैठे हो, मान लो ये एरोप्लेन जा रहा है ऐसे, है ना? अब ये एरोप्लेन ने ना मुड़ना है, कैसे मुड़ता है ये? कैसे मुड़ता है? क्या ये ऐसे मुड़ता है सीधा, या पहले अपने आप को ऐसे झुकाता है और फिर झुका के फिर ऐसे मुड़ता है? ये पहले अपने आप को ऐसे झुकाता है, और जब झुकाता है ना तो जो अंदर बैठे होते हैं जान निकल जाती है उनकी एक बार तो, क्योंकि अंदर फील तो होगा ना भी ऐसे टेढ़ा हो गया तो, अरे कहीं नीचे ना गिर जाए। गिरता गुरता नहीं, टेंशन मत लो, कुछ नहीं होता, क्योंकि अगर वो ऐसे झुकाएगा नहीं तो मुड़ ही नहीं सकता। तुम सोचो ना कि एरोप्लेन यूं जा रहा है और ऐसे सीधा मुड़ जाए, नहीं मुड़ सकता। पहले उसको अपने आप को झुकाना ही पड़ेगा, उसके बाद ही मुड़ सकता है वो। झुकाना क्यों पड़ेगा? क्योंकि झुकाने से क्या हो जाता है, नॉर्मल रिएक्शन टेढ़ा हो जाता है ऐसे। जो एरोप्लेन यूं था उसका नॉर्मल रिएक्शन यूं था, एरोप्लेन टेढ़ा हो गया, नॉर्मल रिएक्शन टेढ़ा हो गया। नॉर्मल रिएक्शन टेढ़ा होने से क्या हुआ, उसके कंपोनेंट बन गए, एक इधर और एक इधर। जो इधर वाला कंपोनेंट है वो क्या देगा, सेंट्रीपिटल फोर्स देगा, तो मुड़ेगा। क्योंकि ऊपर कौन सी सड़क बना रखी है आपने? अरे ऊपर थोड़ी ना कोई सड़क बना रखी जैसे कर रखी तुमने, जो तुम एरोप्लेन को ऐसे ऐसे कर दोगे। अरे अगर ऊपर चल रहा है उसको तो ऐसे टेढ़ा करना पड़ेगा ना अपने आप को, कोई तो नॉर्मल रिएक्शन का कंपोनेंट उसको सेंट्रीपिटल फोर्स दे पाएगा। नहीं बात समझ में आई? मोटरसाइकिल की रेस देखी है कभी टीवी पे? सच्चाई में नहीं कह रहा मैं, कभी टीवी पे तुमने मोटरसाइकिल की रेस देखी है क्या? स्पोर्ट्स बाइक होती है वहां पे, वो रुकते नहीं है, गिर जाएंगे वो, क्योंकि रुक गए तो हार जाएंगे, फिर तो फायदा नहीं लड़ने का। और वो गिरते भी बहुत बेकार है, बहुत गंदे तरीके से गिरते हैं वो, चोटें लगती नहीं लगती वो पता नहीं मेरे को, पर गिरते बहुत बेकार है। और जब वो मुड़ते हैं, तुमने देखा वो कैसे मुड़ते हैं? वो बाइक पूरी नीचे झुका देता है अपनी ऐसे, मतलब उसकी जो ये नी है ना, ये कई बार नी सड़क पे लगती है और चिंगारियां निकलती हैं कई बार तो इसमें से, इतनी फास्ट बाइक चल रही होती है वहां पे। तो वो क्यों झुकता है ऐसे? ऐसे क्यों झुकता है? चलो उसकी बात छोड़ो, तुम स्कूटी चलाते हो या बाइक चलाते हो, तुम भी झुकते हो, कभी तुम नोट करना अपने आप को, हल्का सा तो तुमको भी झुकना पड़ता है ना? आप अगर बाइक पे जा रहे हो ना बेटा, अगर आपको ऐसे टर्न करनी पड़ जाए तो आप भी हल्का सा झुकते हो। मान लो आप बाइक पे जा रहे हो, टर्न आ गया, आपने सोच लिया मैं तो झुकता ही नहीं आज, कुछ भी हो जाए मैं नहीं झुकता आज, मैं तो टेढ़ा ऐसे होऊंगा ही नहीं, तो आप गिरोगे पक्का, क्योंकि आपको सेंट्रीपिटल फोर्स ही नहीं मिलना, फिर मुड़ोगे ऐसे। नहीं बात समझ में आई? अरे मुड़ने का कंसेप्ट ही है भाई, नॉर्मल रिएक्शन टेढ़ा हो जाएगा। नॉर्मल रिएक्शन के कंपोनेंट बनेंगे, एक कंपोनेंट आपके वेट को बैलेंस करेगा, दूसरा कंपोनेंट आपको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। नहीं बात समझ में आई? तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? हल्का सा टॉपिक अभी खत्म करेंगे, इसको 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट, है ना? बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट कुछ नहीं है बेटा, बस मुझे डायग्राम बना के 2-3 स्टेप करके आंसर निकालना है बस। नेक्स्ट हेडिंग बना लो, बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट। अब साइक्लिस्ट जब मुड़ रहा होता है तो वो भी हल्का सा बेंड कर लेता है अपने आप को। क्यों कर लेता है? मान लो ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और ये मैं आपको दिखा रहा हूं साइकिल का आगे वाला टायर,
ये साइकिल का आगे वाला टायर है, ये साइकिल का हैंडल है। आप थोड़ा कोशिश करो समझने की, समझ आ रहा है? साइकिल का आगे वाला टायर दिखा रहा हूं आपको मैं। साइकिल पहले यूं थी सीधी, और जब उसने मुड़ना था तो वो अपने आप को क्या कर गई, बैंड कर गई। कितने एंगल पे बैंड किया उसने? थीटा एंगल पे, वाई एक्सिस के साथ थीटा एंगल पे उसने अपने आप को बैंड कर लिया। अच्छा, यहां पर कौन था? यहां पर साइकिल की गद्दी है, ऐसे मान लो, अरे ऐसे मान लो वैसे। ये साइकिल की सीट है, और सीट पे कौन बैठा है? बंदा बैठा है। उसने अपने हाथों से हैंडल पकड़ रखा है और पैरों से वो घुमा रहा है उसको, व्हील को। तो इस बंदे का वेट तो डाउनवर्ड ही आएगा ना mg, लेकिन सीट के नॉर्मल क्या मिलेगा उसको? नॉर्मल रिएक्शन भी मिलेगा। अगर ये साइकिल सीधी थी तो नॉर्मल रिएक्शन भी ऊपर था, साइकिल उसने बैंड कर ली तो नॉर्मल रिएक्शन भी बैंड हो गया। तो अभी इस नॉर्मल रिएक्शन के क्या बनेंगे? कंपोनेंट। ये एंगल थीटा तो ये वाला एंगल भी थीटा, तो यहां बनेगा r cos थीटा और यहां बनेगा r sin थीटा। अब r cos थीटा किसको बैलेंस करेगा? mg तुम्हारे वेट को, और r sin थीटा इधर की तरफ लग रहा है, और सर्कुलर ट्रैक भी तो इधर ही है। जो सर्कुलर ट्रैक है बेटा वो भी तो इधर ही है, तो सर्कुलर ट्रैक का सेंटर भी इधर ही है। इसका मतलब ये क्या देगा अपने को? सेंट्रीपिटल फोर्स देगा इधर। तो r sin थीटा क्या देगा? mv स्क्वायर बाय r देगा। अरे समझ में आया कि नहीं आया तुमको? अगर मैं डिवाइड कर दूं इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, मैं 2/1 कर देता हूं। चलो, ऊपर आएगा r sin थीटा, नीचे आएगा r cos थीटा, सामने आएगा m से m कटेगा v स्क्वायर अपॉन rg, r से r कट गया sin बाय cos टेंजेंट थीटा, सामने कितना आएगा बेटा? v स्क्वायर अपॉन rg। लो भी फॉर्मूला आ गया अपने पास, और क्या। ये हो गया अपना बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट का टॉपिक। अब बेटा इसके बाद ना एक ही टॉपिक रह गया इस चैप्टर में, और वो टॉपिक 2 दिन में खत्म होगा, कल और परसों, और फिर अपना ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर अपना यूनिट नंबर 4 वर्क एनर्जी पावर करेंगे फटाफट स्टार्ट। ठीक है, चलो बहुत है आज।